Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. अगर हम बात करें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की और उसके कप्तान, जीतने वाले कप्तान सरफराज अहमद की, ये वो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफ़ी थी जो हमने जीती थी। Right. उस कप्तान के साथ हमने ये किया कि इंटरेस्टिंगली वो T20 फॉर्मेट में 11 सीरीज़ कंसेक्टिव जीतने वाले वाहिद कप्तान थे। Right. और बांग्लादेश के साथ एक होम सीरीज़ के अंदर हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। वहाँ पे भी एक्चुअली सरफराज अहमद की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उनसे कप्तानी छीन ली गई और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो स्पॉट भी छीन लिया गया। Right. सरफराज अहमद की कीपिंग के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। उनकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठाना बहुत मुश्किल है। उनकी बैटिंग में भी सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी कैप्टनसी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा आखिरी अच्छे कप्तान सरफराज अहमद थे जो पाकिस्तान को मिले। बाबर आजम के दौर की बात करें तो बाबर आजम ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लीड किया इस टीम को। हम T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में गए। अनफॉर्चुनेटली एक ड्रॉप कैच की वजह से हम उस टूर्नामेंट से बाहर हुए। उस टाइम पे हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था। फिर आसिफ अली ने एक और टूर्नामेंट में जब कैच ड्रॉप किया तो वो मीम आपको याद होगा जो एक जो है गंजे साहब खड़े हुए हैं और वो उनको घूर रहे हैं। तो ये कैचेस वाला है। उससे पहले अगर हम 2015 के वर्ल्ड कप की बात कर लें तो एक कैच राहत अली ने गिराया क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो ये प्रॉब्लम्स जो है मौजूद रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी पे वापस आते हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में ऑल्दो कि कुदरत का निज़ाम और वो अमल दखल मौजूद था, लेकिन हम एक्चुअली 2022 के वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेले। इस दौरान हम एशिया कप का भी फ़ाइनल खेले। Right. अब इन तीनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि ये ब्लेम हमेशा बाबर आजम पे दिया जाता है कि वो कोई बड़ा मेजर टूर्नामेंट एक लॉन्गर रन ऑफ कैप्टनसी के बावजूद देने में नाकाम रहे। Right. लेकिन वहाँ उनको ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि हम बड़े अरसे से इस तरह के टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक पहुँचने की अहलियत भी नहीं रखते थे, जबकि उनके अंडर हमने 3 साल में 3 मेजर टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल खेले। और अगर टीम सही से उस लास्ट मोमेंट के ऊपर परफॉर्म कर जाती तो शायद हम ये तीनों ट्रॉफीज जीत सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम एशिया कप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो एशिया कप में 58 के ऊपर हमने श्रीलंका के 5 आउट किए हुए थे। हम इजीली वो एशिया कप जीत रहे थे। वहाँ से बॉलिंग स्लिप अप हुआ और हमने वो मैच टेल एंडर्स के हाथों जाने दिया। अगर हम बात करें 2022 के वर्ल्ड कप की, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम खेल रहे थे और इंग्लैंड जीता, तो वहाँ पे शाहीन अफरीदी 16वें ओवर में इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए और जो बाकी के बॉलर्स थे वो उस तरह से उनको कंटेन नहीं कर सके। नहीं तो एक मोमेंट पे ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच निकाल जाए। Right. अगर हम बात करें 2021 के T20 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ, मुझे तो शायद अपनी इतनी बड़ी 25-30 साल की मेमोरी में ये पहला मौका नज़र आया 99 के वर्ल्ड कप के बाद, जहाँ इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी हमारी और हम फेवरेट्स थे। हमने ग्रुप स्टेज पे 5 मैचेस जीते कन्विंसिंगली। जो है हम आए, उसमें हमने इंडिया को पहली दफ़ा किसी वर्ल्ड कप के अंदर T20 और ODI हराया। ये क्रेडिट बाबर आजम को आपको और देना चाहिए। और 10 विकेटों से हराया। वहाँ पे एक फील्डिंग स्लिप अप की वजह से हमने वो चांस ज़ाया किया, गोल्डन चांस था हमारे पास वर्ल्ड कप जीतने का। और फिर खैर 2024 के वर्ल्ड कप की तो हम बात नहीं करते, ऑब्वियसली वो कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2023 का ODI वर्ल्ड कप, इसके अंदर और बहुत से फैक्टर्स इन प्ले थे। फॉर एग्जांपल अगर आप 2024 के वर्ल्ड कप की बात करें तो 2 प्लेयर्स मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम में लाया गया बाबर आजम की कप्तानी में, और ये मोहसिन नकवी के ऑब्वियसली अंडर क्रिकेट बोर्ड में हुआ। ये 2 वो शख्सियात थी। मोहम्मद आमिर ने ऑल दो ठीक परफॉर्म किया, मैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑब्वियसली अब कोई बात नहीं करूँगा, रिटायर हो चुके हैं। अल्लाह उनके आगे की जो क्रिकेट है और लीग्स हैं उनको आसानी उसमें करे। यही जो है वेल विशेस मेरी इमाद वसीम के लिए भी हैं। लेकिन एक्चुअली USA का मैच या इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हम इन शख्सियात की वजह से हारे, और ब्लेम किसके ऊपर आया? बाबर आजम के ऊपर। अगर हम अभी के स्क्वाड की भी बात करें, बाबर आजम के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता था, या मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी यही इल्ज़ामात रिपीट हुए कि फेवरेटिज़म है या दोस्तों को खिला रहे हैं। एक रोटी गैंग के नाम से कुछ लोग काफ़ी मशहूर थे, जिनमें शादाब, हारिस रऊफ़, फ़हीम अशरफ और ये वाले लॉट मौजूद थी। ये इल्ज़ाम लगता था बाबर आजम पे उनकी बैकिंग का। तो ये सब प्लेयर्स अभी मौजूद हैं।
अगर मौजूद नहीं है तो तो बाबर बाबर आजम आजम मौजूद और नहीं है, मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड में मौजूद नहीं है। जो कि आपके ख्याल में जी ज़रूर मौजूद होने चाहिए थे। जी। और आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ एक मैच में मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर करा रहे थे, बाबर आजम पे बड़ी तनकीद हुई कि आपने स्पिनर के साथ आखिरी ओवर छोड़ दिया। मोहम्मद नवाज को विराट कोहली ने कुछ शॉट्स मार के वो मैच हमारे हाथ से छीन लिया। और ड्रेसिंग रूम का एक क्लिप आया था जिसमें बाबर आजम कह रहे थे नवाज तू मेरा हीरो है, और तसल्लियाँ उनको देते नजर आ रहे थे। इंटरेस्टिंगली बाबर आजम के वो हीरो भी इस वक्त स्क्वाड में मौजूद हैं, हारिस रऊफ, जिन्होंने 48 रन डिफेंड करने थे शाहीन अफरीदी के साथ मिलके, और 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने वो 48 रन अपनी टीम के लिए बनाए। हारिस रऊफ ने जो है वो 2 अनबिलीवेबल छक्के खाए और मैच लिप अप किया। उस मैच के मुलजिम थे या मुजरिम थे बाबर आजम, ठीक है। लेकिन वो हारिस रऊफ जो उनके साथ शरीके जुर्म थे वो आज भी उस स्क्वाड में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी आज भी उस स्क्वाड में मौजूद हैं। शादाब खान की अगर कंधे की इंजरी ना होती तो वो वाइस कप्तान हैं इस टीम के, और वो मोहम्मद नवाज इस स्क्वाड के अंदर अभी भी मौजूद हैं। अगर कोई मौजूद नहीं तो वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। आपके ख्याल में वो मौजूद होना ज़रूरी था? मेरे ख्याल में जब इतने बड़ा स्टार होता है ना तो उसकी प्रेजेंस का भी एक इम्पैक्ट होता है। जो है शोएब अख्तर इन 2011 वर्ल्ड कप वाज वे पास्ट हिज प्राइम, लेकिन उनको मौका दिया गया क्योंकि एक बड़े प्लेयर की प्रेजेंस प्रेशर एक्सर्ट करती है। राइट। क्यों विराट कोहली एक रफ पैच के बावजूद भी जब भी पाकिस्तान के खिलाफ आए तो उन्होंने परफॉर्म किया? रीज़न ये है कि हमारे प्लेयर्स उस प्रेजेंस का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, जबकि वो प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत रखते थे। मेरे ख्याल में अगर इस प्रेशर को कोई बर्दाश्त कर सकता है तो वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है, जिन्होंने एक दफ़ा पहले भी 152 रन चेज और किया है। सीनियर प्लेयर्स हैं। जी, और सीनियर प्लेयर्स हैं। सीनियर प्लेयर्स का यंगस्टर्स के साथ एक मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट की हम बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ठीक है एंकर इनिंग खेलने वाला एक प्लेयर होना चाहिए, आप किसी मैच में बाबर को खिला लें और किसी में रिजवान को। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इससे बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि यही बाबर आजम जब 2023 के वर्ल्ड कप में एज अ कप्तान गए, ऑब्वियसली वो लीडर ऑफ द पैक थे। उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू चल रहा और हमारे क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने प्राइवेट चैट एक सहाफ़ी को लीक कर दी। क्या हम अपने एक स्टार प्लेयर या कप्तान और उस टीम के साथ जो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है और वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया गई हुई है इस तरह की चीज़ करते हैं? लेकिन पाकिस्तान में हमने ये चीज़ें होती भी देखी। फिर कोविड के बाद से एक वर्क फ्रॉम होम का बहुत रुझान रहा, तो हमने वो पहले मुल्क है सक्सेसफुली हमने कोचिंग का वर्क फ्रॉम होम वाला तजर्बा किया। मिकी ऑथर हमारे जूम के ऊपर रिमोट कोच थे जो टूर्नामेंट के बीच में कभी आके हमें ज्वाइन कर लेते थे और कभी नहीं। ये कारनामा हमने सर अंजाम दिया नजम शेट्टी साहब की उसके दौरान, चेयरमैनशिप के दौरान। और एक्चुअली ये लड़ाई चलती रही पीडीएम दौरे हुकूमत के अंदर, क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग दोनों स्टेक होल्डर थी। तो नजम शेट्टी साहब ऑब्वियसली फेवरेट थे नून लीग के, और जो ज़का अशरफ साहब थे वो पीपल पार्टी के फेवरेट थे। और एक म्यूज़िकल चेयर ये चलती रही और लेग पुलिंग चलती रही चेयरमैनशिप के ऊपर। फिर एक डायरेक्टर एक लेके आए मोहम्मद हफीज़ को, दूसरे के डायरेक्टर कोई और थे, ये वाले प्रॉब्लम्स चलते रहे। तो इसका इम्पैक्ट आता है आपके स्क्वाड पे, ऑब्वियसली कैप्टन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। राइट। तो बाबर आजम ने जो अपना कैप्टनसी का लास्ट टर्म गुजारा है ये इन डिफ़िकल्टीज़ के साथ गुजारा है, इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। और जहाँ बात हो रही है कि एक नून लीग के फेवरेट थे और एक पीपल्स पार्टी के, तो हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब किसके फेवरेट हैं आजकल। वैसे नून लीग की गवर्नमेंट के अंडर वो मिनिस्टर हैं, लेकिन खैर। तो यही बाबर आजम है जिनकी कैप्टनसी के अंदर हम ओडीआई में पहली दफ़ा नंबर 1 रैंक के ऊपर भी आए, और T20I के अंदर इन्होंने हमें फतूहात दिलवाई, और T20I और ओडीआई की रैंकिंग में ये नंबर 1 के ऊपर है। और अभी अगर हम रिसेंट 4-5 जो मैंने टूर्स की बात की है, ऑब्वियसली जब ये टीम से बाहर हैं तो ये एक टाइम पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों नंबर 1 T20I में रहे और इकट्ठे मोहम्मद रिजवान 1 और बाबर आजम 2 के ऊपर भी रहे हैं। राइट। तो जब से इस टीम से इनको रुखसत किया गया है तो इस टाइम के ऊपर ऑब्वियसली रेटिंग सिस्टम इस तरह का है कि अगर आप नहीं खेल रहे हो, टीम खेल रही है, तो आपके रेटिंग पॉइंट्स गिरते हैं। अभी रिसेंट जो अपडेट आया है उसके अंदर वो दोनों टॉप 20 से भी बाहर हो गए। ऑब्वियसली ये ज़ाती माइलस्टोन्स हैं, इनको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक प्राउड मोमेंट होता है उस क्रिकेट प्लेइंग नेशन के लिए कि जी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है। और अगर एक्नॉलेजमेंट की ही बात की जाए
तो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आपने बहुत से बड़े कमेंटेटर्स को सुना होगा कि वो उनकी फ्लॉलेस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। आपने इस तरह के क्लिप्स देखे होंगे कि क्रिकेट एकेडमीज़ के अंदर बाबर आजम की टेक्निक पढ़ाई जा रही है। और अगर इस फॉर्मेट की भी बात की जाए तो जो बिग बैश लीग है उसके अंदर इस दफ़ा एक्चुअली बाबर आजम को एज अ स्टार प्लेयर पिक किया गया है। तो दुनिया अभी तक इसको एक्नॉलेज कर रही है और हमने छोड़ दिया। और हम जो है अपने जो प्लेयर्स हैं उनको डिमोरलाइज लेकिन फिर करते चले आप जा रहे हैं। जैसे और हमारे जैसे ही लोग हैं जो फिर बैठ के कहते हैं कि नए लोगों को चांस नहीं दिया जाता, नए कैप्टन्स क्यों नहीं लेके आते, जब इन्होंने पहले जी। अभी पास्ट में ही जो पास्ट ईयर है उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हम क्यों इन्हें बार बार ले आते हैं। तो ये भी तो तनकीद करने वाले आप और हम ही है ना। अच्छा, ये तनकीद एक बहुत छोटे से तबके के की तरफ से आ रही होगी। ऑब्वियसली लोगों के अपने एजेंडाज होते हैं। जैसे कि मुझे याद है ये असल में एक बैटिंग कंपनी थी जो स्पॉन्सर कर रही थी, तो बाबर आजम और रिजवान थे जिन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया। अभी ये डिस्कशन इसलिए भी रेलेवेंट होगी कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे टिकटॉकर्स इस बैटिंग को प्रमोट करने के चक्कर में एफआईए की तहवील में, तो ऐसे टाइम पे, या बल्कि वो साइबर क्राइम का कोई इदारा है जिसकी वो तहवील में, लेकिन ऐसे टाइम पे डिस्कशन रेलेवेंट हो गई है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है एक बड़े बिजनेस के लॉस की शक्ल में पीसीबी को बेयर करनी पड़ी, तो उसके बाद से ये एक इंतकामी कार्रवाई भी है। तो फिर ये पीसीबी का काम बनता है जिसके लिए आजकल इसको एटलीस्ट स्पोर्ट्स को जो है उसे सियासत से दूर रखा जाए, सियासत से दूर रखा जाए और कोशिश ये की जाए कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो दोबारा 90s या 2010s वाले टाइम जैसा ना हो जाए, जो कि एक्चुअली बाबर आजम अपनी कैप्टनसी में रखने में कामयाब हुए। यही वो शाहीन अफरीदी हैं जिनको जब कैप्टनसी नहीं मिली थी और एक दफ़ा कैप्टनसी चेंज की स्पेकुलेशंस शुरू हुई तो उन्होंने हैशटैग चलाया सोचना भी मना है। तो क्या ऐसा हो गया कि 6 महीने के अंदर अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट शाहीन अफरीदी हमें देखने को मिले, या यही शादाब खान है जो इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जहाँ ऑनर्स की बात आती है वहाँ एक ऑनर और भी डिस्कस कर लूँ। हारिस रऊफ के बारे में हमने नेगेटिव बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली हैं, लेकिन एक ऑनर रिसेंटली उन्हें रिसीव हुआ है कि उनके नाम से मेलबर्न का जो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है उसके अंदर एक एम्प्लॉयर उनके नाम से वो हुआ है, जो कि बड़े बड़े लेजेंड्स को शायद ये नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो एमसीजी की तरफ से खेलते हैं। आप अगर एशिया कप को देखें तो एक छोटा फॉर्मेट है। हम जिन टीम्स के साथ compete करने जा रहे हैं, जिनमें आप देख लें कि यूएई है या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये वो टीमें हैं जो अपने बेस्ट पे नहीं है जिस टाइम पे। बाकी तो खैर बांग्लादेश और यूएई तो वैसे भी छोटी टीम है, लेकिन श्रीलंका भी वो वाली श्रीलंका नहीं है जिसमें कुमार संगकारा या महिला जयवर्धने खेलते होते थे। ये बहुत ही वीकर एक ओपोनेंट है इस टाइम पे। यूएई और बांग्लादेश की भी बात करूँ तो सेम केस। एक अच्छी टीम जो मुझे नज़र आती है वो है अफगानिस्तान की टीम, जो थोड़ी सी बैलेंस नज़र आती है, जिससे हम एक दफ़ा हार चुके हैं। और जो टीम मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है, ओवर बैलेंस नज़र आ रही है, वो इंडिया की टीम है। सरप्राइजिंगली इससे पहले हमने इस फॉर्मेट में इंडिया की टीम का जितनी दफ़ा भी मुकाबला किया है, कोई ना कोई वीक एरियाज मौजूद थे। जैसे कि रोहित शर्मा इन स्विंग को नहीं खेल सकते थे, शाहीन अफरीदी ने 2 दफ़ा आए उनको आउट कर दिया पहले ही ओवर में, या केएल राहुल को आउट कर दिया। इस वक्त जो स्क्वाड है उसके अंदर तिलक वर्मा, अभिषेक वर्मा, ये ऐसे प्लेयर हैं, संजू सैमसन, और भी जितने भी उनकी यंग लॉट है, ये सूर्या कुमार यादव की क़यादत में खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर मैच विनर है। हमारी टीम का प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड सेट बहुत ज़्यादा वीक है। हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि हम इंडिया जैसी टीम को या किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ एक फाइट बैक दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्किल सेट के ऊपर भी बहस की जा सकती है, स्क्वाड स्ट्रेंथ के ऊपर भी बहस की जा सकती है, कप्तानी के इश्यूज पे भी बहस की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हम जो है हमारा एक वीक माइंड सेट है जिसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर सक रहे पिछले कई टूर्नामेंट से। आखिरी सवाल है मेरा, इंडिया के साथ कब मैच आ रहा है पाकिस्तान का? 14 को हमारा पहला मैच है। और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि क्या इंडिया के साथ हम सेमीफाइनल में, इंट्रो में आपने अपने बात की, खेलेंगे या फाइनल खेलेंगे, तो होपफुली हम इंडिया के साथ 3 मैचेस खेलेंगे। और ये कंसिडरिंग कुदरत का निज़ाम और दुआएं। पहला मैच होगा हमारा ग्रुप स्टेज में। अगर हम ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज में जाते हैं, जो 3-4 टीमों में जाना कोई मुश्किल नहीं है। ग्रुप स्टेज में आ रहा है इंडिया के साथ मैच जी। अच्छा। और फिर ग्रुप स्टेज के बाद अगला मैच हमारा आएगा जब हम सुपर 4 में जाएंगे और टॉप 4 की जो भी टीम्स होंगी वो खेलेंगी आपस में, और उसके बाद फाइनल होगा। तो होपफुली हम 2 मैच तो इंडिया के साथ लाजमी खेलेंगे, तीसरा भी शायद खेल लें।
इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि इंडिया इस वक्त इस फॉर्मेट के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन है। लास्ट 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट एशिया कप भी इंडिया जीता है। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी तवक्को रखते हैं। और कौम भी शायद इस टाइम पे बजाय इसके कि हम ये टूर्नामेंट जीतें, ये शायद इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कौम की उम्मीदें ये हैं कि कम से कम आप लड़ते हुए ग्राउंड के ऊपर नजर आएं। यस, आप वो आप अपने फाइट आप को बैक शो तो करें, आप बताएं तो कि आप बताएं कि मौजूद हैं। एग्जैक्टली तो कौम यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप कम से कम लड़ते हुए फाइट बैक करते हुए नजर आएं, और आप लड़ते हुए हार जाएं तो कोई गम नहीं। जैसे हमने जंग में किया। जी, जैसे हमने जंग में किया। कौम की उम्मीद ये है कि जिस तरह हमने उधर परफॉर्म किया हम इसी तरह इधर परफॉर्म करें। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको पता है बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ह्यूज पैसा इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके अराउंड फिर उस तरह से कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। अब एक लेजेंड्स कप हो रहा था जिसमें हमारे भी रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे थे, इंडिया वाले भी खेल रहे थे। इंडिया ने वहाँ पे हमसे मैच खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन हिपोक्रेसी ये है कि जब इस तरह के इवेंट आया है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, जहाँ ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ प्रेशर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ इंडियन टीम खेलने के लिए तैयार दिखाई देती है। और मेज़बानी भी इंडिया के पास है। एक्चुअली इंडिया या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि जी ये ले मेज़बानी, ये रहा आपका टूर्नामेंट, हम नहीं खेलते हमारी जगह, आप किसी और टीम को इन्वॉल्व कर लें। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सिनेरियो के अंदर। इसके अलावा उनके जो एक्स प्लेयर्स हैं जो उस टूर्नामेंट में भी ऑब्वियसली मौजूद थे, वो इस वक्त ये गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। वो अपनी दुकान सोशल मीडिया के ऊपर चमका रहे हैं कि जी नहीं खेलना चाहिए, एक मैच खेलने से कुछ नहीं होता। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमारे पैगाम इंडियन अवाम तक जाए जिनको उनका मीडिया एक गलत नैरेटिव बेच रहा है। जैसे पिछले दिनों एक BCCI की तरफ से मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। मुझे 2012-13 की एक बायलैटरल सीरीज़ के अलावा याद नहीं पड़ता कि हम पिछले 13 साल से इंडिया से कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलें। टेस्ट फॉर्मेट हम उनसे काफ़ी अर्सा हो चुका है, इससे भी पहले का टाइम पीरियड बनता है जिसमें हमने उनसे नहीं खेला। और सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में वो कह रहे थे कि हम इनके साथ जो है खेलेंगे, तो बड़े टूर्नामेंट्स में हम पहले से खेलते आ रहे हैं। तो ये शायद मासूम इंडियन अवाम को उनका मीडिया और BCCI मिल के बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ICC भी चले कह लें, क्योंकि जो चेयरमैन है ICC के वो हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के साहिबजादे हैं, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, और वज़ीर दाखिला कह लें जो कि हमारे मोहसिन नकवी साहब भी इंटरेस्टिंगली हैं, और साथ में जो है वो BJP के सदर भी हैं। और जब हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की या उसकी, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उधर की वजारत दाखिला साहबजादे के थ्रू और इधर के वज़ीर दाखिला बजाते ख़ुद मामलात क्रिकेट के संभाल रहे हैं और साथ में दूसरे अफेयर्स भी देख रहे हैं। चले, थैंक यू। आखिर में सिर्फ एक सवाल, जाते जाते आपने भारतीय मीडिया पर एक उंगली उठा दी, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये है कि अभी हमने, क्योंकि पिछली जंग का भी तज़किरा किया, नैरेटिव्स की जंग की बात हुई, ग्राउंड में हमारी टीम होपफुली वही वाली जंग रेप्लिकेट कर सके। तो एक मीडिया वॉरफेयर भी है ऑब्वियसली, और उसमें मैं ये फील करता हूँ कि जो सिग्नल है वो नॉइज़ के अंदर सप्रेस नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी के साथ फैक्ट्स जो है वो आवाम तक पहुँचना उनका बुनियादी हक है, और मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी हक इंडियन अवाम या उनके क्रिकेट फैंस तक शायद उस तरह से पहुँच नहीं रहा। थैंक यू। आप एंड पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस यही है कि दुआएं हैं, और मेरी जितने भी हाजरीन सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी कौमी टीम के लिए बहुत सी दुआएं करें, क्योंकि इस दफ़ा उनको ज़रूरत है। होप्स जो हैं वो थोड़ी कम रखें। होप्स कम रखें ताकि बाद में जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। राइट, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या होता है एशिया कप में। एशिया कप के बाद हम दोबारा बुलाएंगे आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।